जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी डीएलएड के या फिर बीएसटीसी प्रथम वर्ष के साथियों को क्रांतिकारी जोहार। साथियों, अपना जो तीसरा पेपर होने जा रहा है, जो कि विषय है भारतीय समाज व शिक्षा, और इसमें जो अपना प्रथम टॉपिक है भारतीय समाज में विभिन्नता, असमानता व भेदभाव। इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं 101% अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो विनंती रहेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि आप इन प्रश्नों में से कोई भी आए तो उसको मिस ना करें। तो साथियों, सबसे पहले तो आपसे एक विनंती रहेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि भारतीय समाज में विभिन्नता के दो स्वरूप लिखिए। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है इस बार अपने एग्ज़ाम में। तो भारतीय समाज में विभिन्नता के दो रूप लिखने हैं। वैसे तो कई सारे हैं भिन्नता के रूप, लेकिन अपन को दो लिखने हैं। तो सबसे पहला है वो है भाषा की भिन्नता। प्राय अलग अलग प्रांतों में भाषा में भिन्नता होती है। कई पंजाबी बोल रहे हैं तो कई तमिल बोल रहे हैं, कई राजस्थानी तो कई गुजराती। यानी पहला जो विभिन्नता का पक्ष है वो कौन सा है साथियों? भाषा का पक्ष, यानी भाषा अलग अलग होती है। जैसे कि अपन पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोल रहे हैं, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बोल रहे हैं, वैसे राजस्थान में आएंगे तो राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, और गुजरात में जाएंगे तो गुजराती। यानी हर क्षेत्र में जाते हैं तो अलग अलग भाषा का स्वरूप या फिर भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा है साथियों वो है भारतीय समाज में अलग अलग धर्मावली। यहाँ पे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, यानी आदि अलग अलग धर्मों के रहने वाले हम यहाँ पे लोग हैं। तो ये दो है, आपको ध्यान रखना है। एक तो है भाषा की भिन्नता, दूसरा है भारतीय समाज में अलग अलग धर्मावली, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बनता है। प्रश्न ये है कि गाडोलिया लोहार के बच्चों का बचपन है वो कैसा होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न अपने एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गाडोलिया लोहार के परिवार भी एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम रहते हैं, यानी ये एक स्थान पे कम ही रहते हैं। परंतु इनके जो बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ लोहे की वस्तुएं बनाने की कला में दक्ष हो जाते हैं। इन्हें औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिलती है, परंतु अनौपचारिक कलात्मक शिक्षा है वो इन्हें मिल जाती है। मतलब गाडोलिया लोहार के जो अपने साथी हैं या फिर उनके जो बच्चे हैं, वे अपने माता पिता के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। उनको जो औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें कलात्मक यानी अपने जो परिवार से जो शिक्षा मिलती है, जैसे कि कोई औजार वगैरह बनाना या फिर कोई वस्तु बनाना, तो वो उनके देखा देख सीख जाते हैं। मतलब उनको अनौपचारिक शिक्षाएँ वो मिल जाती हैं। तो बस यही है, और उसमें ये दक्ष हो जाते हैं। अब अपना जो इम्पोर्टेंट तीसरा प्रश्न बन रहा है साथियों वो ये है कि शोषण किसे कहते हैं। दोस्तों, शोषण से संबंधित ये प्रश्न आ सकता है। शोषण शब्द का उपयोग हम उस संदर्भ में करते हैं जहाँ एक व्यक्ति या फिर समूह के श्रम या फिर संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या फिर समूह बिना उचित भुगतान किए ले लेता है। मतलब शोषण का मतलब होता है जो कोई मजदूर है वो मजदूरी करने के लिए जाता है, पूरे दिन पर काम करता है, लेकिन उनके काम के जो पैसे हैं वो उनको पूरे नहीं मिलते, रुपए उनको पूरे नहीं मिलते हैं, वो कोई और खा जाता है या फिर ले लेता है। तो वो उसका क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। मतलब उनके जो मेहनत है उसका पूरा मेहनताना उसको नहीं मिल रहा है, तो ये होता है शोषण। चलिए, चौथा प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण के दो सिद्धांत लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण के दो सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक विशेषता है। क्या है? एक समाज की विशेषता है। दूसरा है कि समाज स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी समाज है, जो वो काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। एक और कारण लिख देते हैं इनमें, सामाजिक स्तरीकरण को विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। यानी उनके समाज में जो विचारधारा है उससे उनको समर्थन मिलता रहता है। तो सामाजिक स्तरीकरण के दो सिद्धांत, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। पहला है कि सामाजिक स्तरीकरण है वो समाज की एक विशेषता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा है कि सामाजिक स्तरीकरण को विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। चलिए, चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न पांचवा देख लेते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है।
तो भारतीय समाज की विभिन्नता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका प्रभाव है वो हर क्षेत्र में पड़ता है। यानी भारतीय समाज है उसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का आपको कल्चर देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार की भाषा देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार के पहनावे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये भारत की क्या हो जाएगी, भारतीय समाज की विविधता है वो लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, ये प्रश्न है ना दोस्तों, स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है कि वेबर ने पूंजीवादी समाज को कितने वर्गों में बांटा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अपने एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, वेबर है उनने पूंजीवादी जो समाज है उसको 4 वर्गों में बांटा है। एक वर्ग है उच्च वर्ग, दूसरा है सपोदपोज श्रमिक वर्ग, तीसरा है लघु संपत्ति वाले वर्ग, और चौथा है शारीरिक श्रमिक वर्ग। तो इन 4 वर्गों के बारे में आप थोड़ा सा और अपने गाइड में देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अपने एग्ज़ाम में आ सकता है। अब 7वां प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन रहा है वो है आपकी स्क्रीन पे कि जीवन अवसर से क्या अर्थ है। तो आपको ध्यान रखना है, जीवन अवसर का अर्थ है उन अवसरों से है जो किसी व्यक्ति, जिसमें स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलते हैं। ये अवसर कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी जीवन अवसर व्यक्ति को किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी अवसर मिल सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीवन का अवसर हो जाएगा। चलिए, 8वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। अब औपचारिक शिक्षा जिसका नियम पूर्वक तरीके से संपन्न होती है, यानी औपचारिक शिक्षा वह कहलाती है जो नियम पर चलती है। किस पर चलती है, नियम पर चलती है, और साथ ही उसका जो तरीका होता है उसी से पूर्ण होती है। ठीक है ना, तरीके के साथ में पूर्ण होती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो प्राय घरों में परंपरागत रूप से संभव पुश्तैनी धंधे में ही दी जाती है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा है वो अपने घर में जो भी उसको मिल रहा है, जैसे कि मैं कुम्हार का बेटा हूँ तो मेरे पापा वगैरह जो भी काम करते हैं मटकी बनाने का, तो मैं भी वहाँ से सीख जाऊँगा। अगर मैं सुतार का बच्चा हूँ तो मेरे पापा वगैरह जो भी लकड़ी का काम करने का जो कर रहे हैं तो मैं उनके देखा देख सीख जाऊँगा। मतलब जो घर में काम हो रहा है उसके देखा देख सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है कि कठपुतली बनाने वाले, गाडुली या लोहार के बच्चे, लोक नर्तक हैं। ये औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त जीविका कमाते हैं, लेकिन श्रम करते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मतलब अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं ये, ठीक है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, खुद अपना धंधा सीख जाते हैं अपने परिवार से। चलिए, 9वां प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9वां प्रश्न है कि निम्न वर्गीय बच्चों का बचपन किस प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्न वर्ग यानी नीचे वाला जो वर्ग है उसके जो बच्चे होते हैं उनका बचपन कैसा होता है। सबसे पहले तो इसमें कृषक वर्ग के बच्चे आते हैं। इनमें भी अलग अलग वर्ग के आते हैं, जैसे कि कृषक वर्ग के बच्चे हो गए, यानी किसान के बच्चे हो गए। अपन में से ज़्यादातर हैं अपन किसान के ही बच्चे हैं। तो कृषक समुदाय के लोगों के बच्चे भी स्कूल में कम जाते हैं। इनके बच्चे अपने माता पिता के साथ कृषि कार्य में सहयोग करते हैं, यानी अपने मम्मी पापा के साथ में ये स्कूल जाने की बजाय है वो खेतों में जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। बालक क्या करते हैं, पशुओं को चराते हैं या फिर उनको चारा डालते हैं, या फिर खेत पर जो रोटी पहुंचाना है तो वो काम करते हैं। छोटा मोटा निराई गुड़ाई वाला काम है तो भी कर लेते हैं, तथा जो अन्य खेत के छोटे मोटे काम होते हैं उसमें अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। मतलब ये निम्न वर्ग के बच्चों का बचपन की बात हो रही है। पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं क्योंकि उनके पास में अवसर कम होते हैं, या फिर उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे पढ़ाई करें, तो वो अपने माता पिता है उनका सहयोग करते हैं। बाकी देखिएगा, दूसरा है ईंट भट्टा के मजदूर के बच्चे, यानी ईंट भट्टा वाले हैं तो उनके भी वहाँ देखो, राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ ईंट भट्टा उपयोग में लाया जाता है। मिट्टी के साथ साथ यहाँ पानी की उपलब्धता भी रहनी चाहिए। जैसे कि हनुमानगढ़ के 200 से लेके 250 तक के ईंट के भट्टे बने हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चे भी अपने माता पिता का सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हो गया ईंट भट्टा वाला।
अब तीसरा हो गया घुमड़कर समुदाय में बच्चों का बचपन, जैसे कि कई सारे समाज मैंने पहले भी बताया था कि उनके बच्चे उनके साथ में घूमते रहते हैं तथा उनके माता पिता है उनका सहयोग वो करते रहते हैं। और चौथा है शहरों में कामकाजी बच्चों का बचपन, जैसे कि शहरों में कामकाजी बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ बच्चे हैं वो ढाबों होटलों पर काम करते हैं, तो लड़कियां घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, जबकि बालक है वो ढाबों पर काम करके कठिन श्रम करता है। और कुछ बच्चे हैं वो छोटे मोटे कारखाने हैं वहाँ पे भी काम करते हैं, तो कुछ है वो नगीने तराशने का काम भी करते हैं। और लड़कियां और महिला है वो नगीनों में छेद करके माला बनाती है। कच्ची बस्तियों में लोग खिलौना बनाते हैं तथा मेलों पर जो ठेला उनके पास में होता है उनमें भरकर अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। इन्हें विद्यालय शिक्षा तो बहुत कम मिलती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में अपनी जीविका चला लेते हैं। तो ये होता है निम्न स्तर के बच्चों का बचपन। अब आज का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है और ये भी एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है कि बच्चों को प्रभावित करने बचपन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो बचपन को कौन कौन प्रभावित करता है? पहला है माता पिता की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति बच्चों को प्रभावित करती है, यानी माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है या फिर समाज में उनकी स्थिति कैसी है वो बच्चों को प्रभावित करती है, बच्चों के बचपन को। दूसरा है माता पिता का शिक्षित या फिर अशिक्षित होना भी बच्चों को प्रभावित करती है। उनके बचपन में अगर माता पिता कोई शिक्षित होगा तो उनको बचपन में अच्छे संस्कार मिलेंगे। तीसरा है माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर बालक का रहन सहन अच्छा रहता है और उसे आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सुविधा वगैरह जो भी सुविधा उनको चाहिए तो वो मिल जाती है। अगर उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर बच्चा बीमार पड़ गया है तो फिर उसको उचित दवाई वगैरह भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर है। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। अब सोता है कि सौतेली माता या फिर एकल परिवार में बच्चा का बचपन भी संस्कारहीन होता है। अब सौतेली माता कोई है तो वो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो तो सौतेली है ना। या फिर कोई एकल परिवार है तो उसमें माता पिता है वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो भी बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं होता है। और पांचवा कारण है कि परिवार में यदि बच्चे कम हैं तो उसका बचपन अच्छा व्यतीत होता है, यानी कम बच्चे हैं तो उनके ऊपर माता पिता पूरा ध्यान देंगे। लेकिन बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है तो सभी पर माता पिता हैं वो समान रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से हो जाते हैं बचपन को प्रभावित करने वाले कारक। इनको आप बना के बड़े भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना पहला जो पार्ट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनमें से हो सकता है एक दो प्रश्न अपन को देखने को भी मिले जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं आगे भी ऐसे आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।